नमस्कार, मैं धीरेन्द्र पुंडील आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। लगभग शपथ ग्रहण समारोह के बाद आप सबसे बातचीत नहीं हुई क्योंकि 25 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद मैं लखनऊ से दिल्ली आया और फिर ओमकारेश्वर चला गया भगवान महादेव के दर्शन के लिए। साथ ही साथ एक और उद्देश्य है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी की तमाम यात्राओं को समझना और उन यात्राओं के सहारे इस देश को देखने का एक बहुत दिनों पुराना सपना रहा है। तो टुकड़े टुकड़ों में जब भी समय मिलता है, जब भी वक्त हमको मिलता है, हम उसको पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इसीलिए एक लंबी यात्रा रही और वहाँ न नेट था, ना वहाँ फ़ोन चलता था जिस जगह पर मैं रुका हुआ था। तो लिहाजा 3-4 दिन का वो दौर बिल्कुल अलग रहा। खैर, आज वापस अपने उसी काम पर और उसी पर बातचीत। इस दौरान गंगा यमुना में पानी भी काफ़ी बह गया क्योंकि मैं जहाँ था वहाँ तो माँ नर्मदा थी, लेकिन यहाँ गंगा यमुना दोनों माँ आगे की तरफ पानी बहाती ले जा रही हैं। राजनीति पर बहुत चर्चा भी हो गई है। आप तमाम लोगों ने अलग अलग एंगल से उन तमाम लोगों को समझ लिया होगा जो लंबे समय से योगी को पूरी तरह से मैदान से बाहर, और तमाम इस पर बहुत बातें हो चुकी। खैर, चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के गठन पर भी बहुत सारी बातें हो चुकी। मुझे यूँ तो अलग अलग चीज़ें बेहतर लगी, लेकिन सबसे अच्छा लगा कि ब्रजेश पाठक के हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, जो वो डिप्टी सीएम बनाए गए। चूँकि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी पिछली बार कोरोना प्रबंधन को लेकर, वो सरकार के इंतजामातों से मुझे लगता है खुश नहीं थे, तो उसके लिए सरकार ने, योगी जी ने, उन्हीं को ये इंचार्ज बना दिया गया है कि ठीक है, अब आप देखिए जो कमियां हैं उनको दूर कर दिए और जनता को राहत दीजिए। तो ये तो पिछले कुछ दिनों का बैकलॉग था। लेकिन एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग जो लगातार घूमता जा रहा है कि आखिर शिवपाल क्या है। अब की राजनीति में जिस तरह से चुनाव खत्म हुए और चुनाव होने के बाद जो समीकरण उभर के आए, उनमें शिवपाल का जो गणित है वो कहाँ जाकर फिट होता है, वो कहाँ जाकर अपने आप की इस यात्रा को, जो राजनीतिक यात्रा है, उसको विराम देंगे। क्योंकि अब लगता नहीं है कि शिवपाल भी अपने बहुत बड़े भाई की तरह, मुलायम सिंह जी की तरह, मुझे लगता है कि राजनीति से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन लगता नहीं कि बहुत लंबा समय उनको अब राजनीति अपनी तरफ रोकेगी। अब ऐसे में ये सवाल लगातार सब जगह उठ रहा है। लेकिन उससे पहले जब हम लोग ये बातचीत करने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ का जो ये इस बार 2.0 वाला सरकार का रूप है, वो थोड़ा सा हमको पिछली बार से अलग और निखरता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो पिछली बार ज़्यादातर सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा, और ये आरोप से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक चूँकि योगी जी को शायद उस तरह की प्रशासनिक जिस तरह का अनुभव नहीं था, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ऑफिसर्स की एक ख़ास लॉबी को मिलता रहा और वो लोग इस बात का फ़ायदा उठाते रहे। और मुझे लगता है कि चूँकि सरकार को योगी जी जिस तरह से चलाते रहे, जिस तरह अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, जिसका प्रतिदान उनको मिला है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको जिस तरह से पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द घूमा, लोगों ने उनको विश्वास जताया, तो लग रहा था कि क्या योगी जी इस बार चेंज क्या करेंगे। क्योंकि मैं लगातार बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ तमाम लोगों को इस तरह से कि किस तरह से, जिनमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेरे लिए तो है ही, पत्रकारिता के लिए तो ये एक सब्जेक्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ देश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आखिर ये राजनेता किस तरह से जाते हैं और इनका जो पिछली बार का कार्यकाल या पिछली बार की जिम्मेदारी से इस बार की जिम्मेदारी में वो क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या वो पॉजिटिव बदलाव होगा। तो सबसे पहला एक फैसला, हालांकि फैसला कल भी हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पहली बार देखा नवनीत सिकेरा का ट्रांसफ़र हुआ, धर्मेंद्र का ट्रांसफ़र हुआ, लोकू का ट्रांसफ़र हुआ, रवि, ये तमाम लोगों के बारे में जिस तरह की सूचनाएं सरकार को मिल रही थी, सरकार को इस तरह का इनपुट्स लगातार मिलता रहा कि ये जो जिस तरह से सरकार का कार्यकाल, जो योगी जी की जो योजना है या जो उनका जो सपना है, उसके इर्द गिर्द न रहकर उससे अलग एक एजेंडा चलाते रहें।
और ये बहुत लगातार जब हम लोग चुनाव में रिज़ल्ट काउंटिंग नहीं हुई थी उससे पहले बहुत सारे ऑफिसर्स का नाम लिया जा रहा था जिन्होंने इस सरकार की न केवल विदाई की घोषणा कर दी थी बल्कि आने वालों की तैयारियां क्या क्या होंगी और उसके लिए अलग अलग जगह फ़ोन भी किए जाने लगे थे। यानी कुछ ऑफिसर्स को इस तरह के फ़ोन किए गए कि अभी आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार बदल रही है। और ये तमाम सूचनाएं जो हैं, ये तमाम खबरें वहाँ तक पहुँचती रही और पहला ही जो मुझे लगता है ऑर्डर जिस तरह के हुए उसमें पहले 4 अफसरों को चिन्हित किया गया और उनको ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ से वो कम से कम ट्रेनिंग में मदद दें और अगर उनके अंदर कोई बदलाव का सपना है तो वहाँ ट्रेनिंग स्कूल में जाकर वो बदलाव करते रहें, आने वाले रंग रूटों को तैयार करें। लेकिन आज उससे भी आगे, यानी एक कदम चले उससे आगे आज बड़े कदम हुए कि पहले डीएम को सस्पेंड किया गया और वो डीएम जो लगातार जिस पर करप्शन के आरोप थे, खनन के आरोप थे और ये जिस तरह से वो इस पूरी सरकार में जो खनन का पिछली बार मुद्दा रहा उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब होते रहे, सरकार पर आरोप लगते रहे। तो लिहाजा सरकार ने सोनभद्र के जिला मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया और उसके कुछ ही घंटे बाद, अभी वो बात पूरी नहीं हुई थी, भ्रष्टाचार और लापरवाही थी, और कि गाज़ियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि पवन कुमार के इंचार्ज अभी जो उनकी जगह पर अभी आईजी जो जोन है प्रवीण कुमार वो लेकिन गाज़ियाबाद वो ज़िला है जहां बहुत बार इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं लगातार आती रही कि क्राइम वहाँ कंट्रोल होता नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि एक लूट हुई 25 लाख की उसके बाद भी उसका फुटेज वीडियो दिखता रहा। फिर महिलाओं से जो स्नैचिंग और इस तरह की खबरें जो लगातार आती रही और उन पर जो सरकार का दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर, और जिस पर जनता ने इसी ज़िले में 2 लाख से ज़्यादा जिताकर एक रिकॉर्ड भी कायम किया। फिर दूसरे तमाम विधायकों को जिताकर सरकार के हक में जनता ने वोट किया। लिहाजा योगी जी ने इस बार ब्यूरोक्रेसी पर मुझे लगता है कि एक नकेल कसने की कोशिश की है और एक मुझे लगता है एक पॉजिटिव पहल भी माननी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, जनता ने उन नेताओं को तो हरा दिया जिनसे वो असंतुष्ट थी। जिन नेताओं ने उसके पास कोरोना में गए नहीं गए या उन्होंने मदद की या वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, उनको 5 साल बाद जनता ने बदल दिया और राजनीतिक कूड़ेदान में पहुंचा दिया। यानी वो जाएं, अपने आप को साफ करें, अगर वो तैयार होते हैं वापस जनता के लिए विश्वास पर खरे उतरते हैं तो वो आ सकते हैं, स्वागत है, नहीं तो आप टाटा बाय बाय। लेकिन ऐसा ब्यूरोक्रेट्स के साथ नहीं होता। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इस तरह के होते हैं जो आए, जिन पर आरोप लगे। ऐसी बहुत कहानियां हम जानते हैं, चूँकि मैं जो वो कहूँगा तो उनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरे पर इस तरह के केस करने पर लग जाएं या तमाम चीज़ें, क्योंकि उनके पास वो तमाम गलियां होती हैं जिनके सहारे वो किसी भी आम आदमी की ज़िंदगी को नरक कर सकते हैं। उसको सही बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो राजनेताओं के उस पर रोक है, और आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी जाती है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए तमाम ताकतों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और मैं इस मामले में मुझे लगता है कि योगी जी को जो थोड़ा बहुत इसमें जो पहल करनी चाहिए थी उन्होंने तेज़ी से की, थोड़ा बहुत नहीं बड़ी से की। और मुझे लगता है कि ये योगी 2.0 का सबसे जो नया कदम होगा वो ब्यूरोक्रेसी कि वो तमाम करप्शंस की फाइलें, वो तमाम करप्शंस के मामले, उन सबको न केवल खोलना बल्कि उनको यथोचित जो उन पर कार्रवाई है उसके भी होने की उम्मीद है। यहाँ तक कि लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि साहब 300 अधिकारी 400 अधिकारियों की फाइलें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो अभी नहीं होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब मेरी लगातार पिछली बार बातचीत हो रही थी, उनके सलाहकार तमाम लोग, तो वो जब बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा था कि अगर आप इस देश में अफसरों के करप्शंस को देखना चाहते हैं तो यूपी पर आपको काफ़ी गौर रखना होगा। हज़ारों करोड़ के अगर आपको फंड्स का एम्बेजलमेंट देखने होंगे तो आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे, उन पर गौर करना होगा। मुझे लगता है कि इस बार सरकार इस पर आगे बढ़ेगी और सबसे बड़ी अभी जो है जो सख्ती है, जो कहा गया कि लोग टाइम से पहुँचें, वो भी सब दिखने लगा। यहाँ तक कि एसीएस जो हैं मनोज सिंह, आज वो 4 लोगों को उन्होंने वार्निंग भी दी है, अलग अलग लोगों को। उनको देखकर लोग कूदने लगे दीवार से जब वन विभाग पहुँचे और
लगभग 4 दर्जन लोग कर्मचारी नियत समय पर अपने दफ्तर में नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमको इस योगी 2.0 में देखने को मिलेगी। खैर वापस आते हैं शिवपाल सिंह यादव, आज की राजनीति का सवाल। लोगों ने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव जब बुधवार को सीएम योगी से मिले तो ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की विकल्प के तौर पर या यादवों का एक जो जाति के जो लेकर जो एक इमोशनल अटैचमेंट है उसमें बीजेपी अपनी जगह बनाना चाहती है। और इसीलिए हालांकि अपर्णा पहले आ चुकी, यानी जो उनके भाई की बीवी है अपर्णा यादव, वो पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुकी और उनके बहुत सारे पोस्टर हम लोगों ने देखे थे जिसमें उनको राज्य मंत्री बनाने के लिए बधाई दी गई थी। लेकिन बीजेपी में एक बात तो तय है कि जो आप पहले से मान के चलते हैं वो नहीं दिखता है, तो वो नहीं बनी तो नहीं बनी। तो उसके बाद हालांकि बीजेपी उनको जिस उम्मीद से लाई होगी वो उस समय चुनाव के वक्त का एक सेंसेशनल बातचीत ज़रूर हो सकती है, लेकिन उससे बहुत गंभीर राजनीति को आगे ले जाने वाली उम्मीद बीजेपी कर रही होगी, मुझे इस पे शक था। और शिवपाल सिंह यादव को लेकर जिस तरह की अब टिप्पणियां फिर चलने लगी उसमें भी मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी शायद बीजेपी इतना आगे नहीं बढ़ी होगी जितना आगे पत्रकार लोग बढ़ गए हैं। लेकिन ये एक मुलाकात है जो कुछ ना कुछ तो कहती है और शिवपाल सिंह यादव नाराज़ हैं, क्योंकि जब आप हारते हैं, एक पुरानी कहावत है कि जब आप हार जाते हैं तो आप ये बताने के लिए नहीं मौजूद होते कि गलतियां क्या थी, और जब आप जीतते हैं तो कोई आपसे ये पूछने नहीं आता कि आपकी रणनीति क्या थी। शिवपाल सिंह यादव को इस बार हालांकि उन्होंने एक तरह से बिना शर्त भतीजे अखिलेश के साथ समझौता किया, पैचअप किया, और सिर्फ एक सीट पर, यानी लोग अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, उनके बेटे को भी कोई सीट नहीं दी गई, जबकि वो पिछली बार चुनाव लड़ चुके थे। प्रसपा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है उसके किसी सिंबल पर इस्तेमाल नहीं हुआ, और जसवंत नगर से अखिलेश से ज़्यादा बड़े वोटों के अंतर से जीत के शिवपाल पहुंचे थे। तो उनको लग रहा था कि शायद उनको कोई तरजीह दी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है अगर शिवपाल ऐसा सोच रहे थे तो वो राजनीतिक गलियारों में अपनी याददाश्त खो जाने के लिए उनको भी मानना पड़ेगा कि उनकी अपनी याददाश्त मुझे लगता है कमज़ोर हो रही है। राजनीति में वापसी में कभी ऐसी गुंजाइश छोड़ी नहीं जाती। मैं कुछ दिन पहले का आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ूंगा। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को कहा कि जिन लोगों को कश्मीर पर या किसी पर, इवन तो चुनाव पर, जो बंगाल के चुनाव को लेकर बहुत सारे लोगों का जो जवाब था, मेरे ऊपर बहुत सारे तंजिया थे, वो लोग जाकर मेरी फेसबुक पर पढ़ सकते हैं। उसमें सबके लिए लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं मैं किसी का भक्त नहीं। किसी ने लिखा कि आप आदमी पार्टी के, या तमाम चीज़ें। मैं ये ना मेरी आइडियोलॉजी है ना मेरा कोई विचार है कि मैं उनको वो करूं। लेकिन मैं आपको शिवपाल सिंह 17 सितंबर 2016 में, शिवपाल सिंह को मैंने 2016 अक्टूबर में लिखा था ये आर्टिकल, और मुलायम सिंह जिंदाबाद, शिवपाल सिंह कौन, उसकी छोटी सी लाइनें में हैं। बचपन में दोस्तों के बीच लड़ाई होने पर ग्रुप के बाकी दोस्तों को भी अपनी लाइन लेनी होती थी और जिसका साथ देना होता था उसको गरियाना शुरू किया जाता था। उधर दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल जाता था, और ऐसे वक्त में जिसको पिटवाना होता था उसको हाथों से बांधकर बार बार कहा जाता था कि लड़ना नहीं है। उधर जिसके हाथ पिटवाना होता था उसके हाथ खुले रहते थे। ऐसे में वो दूसरे दोस्त का मुंह अपने घूंसों से लाल कर देता था। काफ़ी देर बाद पिटने वालों को अपने साथियों की हकीकत समझ में आती थी, लेकिन उस वक्त क्या किया जा सकता था। ये कहानी आजकल मुलायम सिंह के कुनबे में दोहराई जा रही है। मुलायम सिंह के इशारे साफ हैं, शिवपाल सिंह के हाथ बांधे हुए हैं और उधर अखिलेश वार पर वार किए जा रहे हैं। शिवपाल को समझ में अभी आ ही नहीं रहा कि मुलायम उनका साथ दे रहे हैं या उनका सफाया कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेचारे बड़ी उम्मीद से भाई को लेकर आए थे कि भाई कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। भाई मुलायम सिंह ने साफ कहा कि पत्रकारों की बात सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा उनकी मर्जी। शिवपाल सिंह ने तो मंत्री पद की मांग ही नहीं की। ये उस वक्त की बात है जब उनको मंत्रिमंडल में, ये उस वक्त की बात है जब डिवीज़न शुरू हुआ था। खैर,
अखिलेश यादव पिछली 4 साल से सरकार का चेहरा है। एनसीआर में रहने वाले जब भी अपने घर के लिए निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो उनके एफएम पर युवा मुख्यमंत्री का इतना गुणगान होता है कि कान कान नहीं रह जाते। राज्य के हर शहर चौराहों पर मुख्यमंत्री के मुस्कुराते हुए फ़ोटो आपका पीछा नहीं छोड़ते। हर तरफ युवा नेतृत्व का शोर है। ऐसे में फिर ये कहानी कहाँ से पैदा हो गई कि मुख्यमंत्री को काम ही नहीं करने दिया गया। चेहरा मुख्यमंत्री थे, पूरी ताकत उनके पास थी और है। ऐसे में अगर चुनाव हारती तब हारे हुए कार्यकर्ताओं को हमेशा की तरह हर हारने वाले पार्टी का ये यक्ष प्रश्न होता है कि एक सिर चाहिए जिससे फुटबॉल खेलकर वो अपनी हार का गम भूल सकें और अगले 5 साल तक उम्मीद बनाए रखें। लिहाजा सारी बंदूकों के निशानों पर पार्टी के सबसे उजले चेहरे अखिलेश यादव होते। तब कार्यकर्ताओं की आलोचनाओं का निशाना उन्हीं को बनना था। लेकिन अब कार्यकर्ताओं के सामने अगर हार होती है तो एक खलनायक पेश कर दिया गया। पार्टी क्यों हारी? क्योंकि शिवपाल ने हल्ला कर दिया। जिस भाई ने पार्टी खड़ी की उसी के को पार्टी के भविष्य की नींव बना दिया गया है। मुलायम सिंह की राजनीतिक समझ आज भी इस देश के चंद राजनीतिज्ञों में बेहद महीन है और उन हजारों पत्रकारों से 100 गुना बेहतर है जो कुछ नेताओं के पास बैठकर उत्तर प्रदेश को आंवला समझकर भविष्य से बाँचने लगते हैं। इसलिए इस नाटक को जिस तरह लिखा गया उसमें शिवपाल आखिर तक ये समझने की हैसियत में नहीं रहे, हालत में नहीं रहे कि इस वक्त कार्यकर्ताओं का के लिए सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव है। विधायक उनके साथ है, आम कार्यकर्ता उनके साथ है, मुख्यमंत्री पद उनके पास है। ऐसे में शिवपाल के पास क्या है? शिवपाल को आम कार्यकर्ताओं की नज़र में खलनायक के तौर पर बदलने में मुलायम सिंह से ज़्यादा किसी का हाथ नहीं। गजब की स्क्रिप्ट है। मुलायम सिंह अपने साथ बैठाए हुए हैं शिवपाल सिंह को, पार्टी को अपनी बता रहे हैं, घर को अपना बता रहे हैं, अखिलेश की कोई हैसियत नहीं बता रहे, लेकिन शिवपाल को कुछ दे नहीं रहे। अगर किसी ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो उसको एक कहानी वसीयत याद कर लेनी चाहिए जिसमें पंडित जी पूरे परिवार को गालियां देते हैं लेकिन लाखों रुपए देते हैं, घर मकान और जायदाद देते हैं। सिर्फ एक दामाद और अपनी बेटी की इतनी तारीफ करते हैं कि उनके देने के कॉलम में सिर्फ आशीर्वाद लिख जाते हैं। तो माल तो जिनको गालियां दे रहे थे उनको सौंप दिया। इस मामले में वो पूरी कहानी याद आ रही है। मुलायम सिंह यादव की तरफदारी पर शिवपाल सिंह सवाल नहीं खड़ा कर सकते और शिवपाल सिंह अपना दर्द भी नहीं बता सकते। दांव इतना महीन कि शिवपाल और उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि नेताजी के खिलाफ कुछ नहीं सुना जाएगा और अखिलेश भी कह रहे हैं कि नेताजी के खिलाफ कुछ नहीं सुना जाएगा। रही बात तो रामगोपाल की, दांव तो अच्छा चला रामगोपाल ने, लेकिन मुलायम के चरखा दांव के सामने कुछ नहीं। मुलायम सिंह की राजनीति की सबसे खास बात है मौके का चुनाव। रामगोपाल ने अखिलेश का साथ देकर अपने आप को भविष्य के समीकरण में फिट करने की कोशिश की थी, लेकिन मुलायम तो भविष्य पर ही दांव लगा रहे हैं। लिहाजा एक ही झटके में उनको ठिकाने लगा दिया, क्योंकि मुलायम जानते हैं कि भविष्य का चेहरा और भविष्य जरूर अखिलेश है, लेकिन आज शिवपाल पावर शेयर कर रहे हैं तो कल रामगोपाल करेंगे। लिहाजा 2022 का फैसला लेने के लिए आज ही दांव चल दिया। और ये 2022 में जो हुआ ये 2016 का मैं आर्टिकल आपको पढ़ रहा हूँ। और मुलायम सिंह की राजनीतिक समझ पर लोगों को शक हो तो वो हाल में बिहार के वक्त बनाए गए मोर्चे की हालत देख लें। उससे थोड़ा पहले जाएं, उनको मुलायम सिंह के घर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन लेने के लिए पहुंची ममता बनर्जी और देवगौड़ा का चेहरा तो याद होगा। इससे पहले वामपंथियों ने न्यूक्लियर डील पर मुलायम सिंह का लोहा देखा था। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री तक पहुंचने से पहले वीपी सिंह का प्रकरण काफ़ी याद होगा। लेकिन मैं आपको इस कहानी को लंबी है और मुझे लगता है कि और आपको इसके बाद एक और कहानी मैंने लिखी थी जिसमें बताया था कि पार्टी मुलायम की रहेगी, पार्टी अखिलेश की रहेगी, शिवपाल को जाना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि भाई को सत्ता नहीं दी है। राजनीतिक जो विरासत है वो कम से कम उत्तर भारत में तो भाई को नहीं दी जा रही है। तो इसीलिए मुझे यही लग रहा है। मैंने एक और लिखा था, शिवपाल को धोबी पाठ, मुलायम के भाई हो बेटे नहीं। सालों पहले एक घर में बैठा हुआ था, घर मुलायम सिंह के संबंधी था, बातचीत चल रही थी, पार्टी जीतकर सत्ता में आई थी, लिहाजा बात पार्टी की आगे की रणनीति पर ही हो रही थी। लेकिन बातचीत में मुलायम सिंह के संबंधी ने कहा कि 2017 के चुनाव में मुलायम सिंह की चुनौती शिवपाल होंगे, मायावती नहीं। अजीब सी बात थी, लेकिन लगा कि शायद उनकी अपनी राजनीति का गणित शिवपाल से टकरा रहा होगा, शायद इसलिए कहा। लेकिन बात गहरी थी। तब तक मैं चैनल छोड़ चुका था, उस वक्त पार्टी कवरेज थी, सो बातें अतीत हो गई। लेकिन जैसे ही अखिलेश और शिवपाल का झगड़ा शुरू हुआ तो लगा कि सालों पहले ये प्लान मुलायम सिंह के दिमाग में साफ था। भाई और लड़के के भविष्य के बीच में चुनाव करना हो
तो हिंदुस्तानी राजनीति और हिंदुस्तानियों की परंपरा बेटे को ही चुनती है, भले ही भाई की कुर्बानी की तारीफ में नेताजी के जुबान में कितने ही छाले पड़ जाएं। इस बार की सरकार में शिवपाल के लोग काफ़ी थे, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, 12 से 17 की। तमाम विधायक थे, ऐसे तमाम विधायक थे जो शिवपाल के इशारे पर इस्तीफा दें भले ही नहीं, लेकिन लंका लगा सकते थे। लिहाजा मुलायम सिंह अपने बेटे को समय समय पर भगपिया देकर लोगों को और उससे भी ज़्यादा अपने भाई को बहलाते रहे। सरकार के बीच में टूट जाने से बहुत से लोग शिवपाल के पाले में खड़े हो सकते थे, लिहाजा 4 साल राम राम करते गुजर गए। मंथराओं से भरे हुए सत्ता तंत्र में षड्यंत्र तो दिमाग तेज करने के काम आते हैं, लिहाजा षड्यंत्र बुने जाते रहे, लोग आते जाते रहे, मोहरे बदलते रहे और बिसात पर खेलने वाले पिता पुत्री रहे। मुलायम सिंह की ज़मीनी समझ पर शायद ही किसी को ऐतराज़ हो और पाला बदलने की उनकी योग्यता पहलवानी के अखाड़ों में उपजी हुई है। ऐसे में जब चुनाव नज़दीक आए तो शिवपाल का पहाड़ा पढ़ने का समय भी आ गया। नेताजी की बिगड़ती हुई सेहत इस बात की तरफ इशारा करती थी कि जल्दी अखिलेश का रास्ता निष्कंटक करना होगा, नहीं तो चुनाव के बाद संकट शुरू हो सकता है। सरकार को बनाने के लिए विधायकों को जिताना होता है और विधायकों को जिताने से पहले अपने आदमियों को टिकट देना होता है। टिकट बांटने का अधिकार किसी भी तरह से साझा करना, सत्ता में साझा करना होता है और मुलायम सिंह इसको किसी के साथ साझा नहीं करना नहीं चाहते थे। लिहाजा ये पूरा नाटक तैयार हुआ। कई सारे बकरों को इकट्ठा किया गया, उनके गले में माला पहनाई गई और फिर पूजा स्थल तक ले जाने के लिए तिलक भी किया गया। इस बात का सबको मालूम है बकरों को कब लाया गया और उनका क्या इस्तेमाल किया गया। शिवपाल ज़मीन पर मजबूत आदमी है, जातिवादी कबीलाई मानसिकता का जीता जागता रूप, अपने भाई के लिए आखिरी तक लड़ने की मुलायम सिंह की आदत के एकदम अनुरूप। भाई के लिए परछाइयों से भी लड़ जाने वाले शिवपाल में सब कुछ सही था, बस इतिहास उनके खिलाफ आ गया और इतिहास गवाह है ज़्यादातर मौक़ों पर सत्ता बेटों को दी जाती है, भाइयों को नहीं। यही कारण है जातिवादी राजनीति के मसीहा और मुस्लिम यादव एकता के नायक मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल को धता बता दी। अब टिकट बंटवारे के समय अगर शिवपाल बगावत भी करते हैं तो उनको उनकी आदत खराब बताकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये मुलायम सिंह का खेल था और शिवपाल मुलायम की भाषा समझने में सबसे एक्सपर्ट होने के बावजूद गच्चा खा गए। रही बात गायत्री फायत्री की, तो इन लोगों की हैसियत अपनी मर्जी से अपने कुर्ते के बटन खरीदने तक की नहीं है, लिहाजा ये खनन पनन में पैसा अपने लिए कमा रहे होंगे। ये बात सोचने वाले को पूरी ट्रॉली रेत खिला दोगे तब भी उसकी बुद्धि का आरा तेज नहीं हो सकता। खैर, राजनीति में अगर कोई बुद्धिजीवी होने का दिखावा या नाटक करता है तो उसको याद रखना चाहिए महाभारत में अर्जुन ने भीष्म को मारने के लिए शिखंडी का इस्तेमाल किया था और आप जानते हैं आज भी शिखंडी के तौर पर ही याद किया जाता है, महारथी के तौर पर नहीं। ये बातें मैंने इसलिए आपको सुनाई क्योंकि आप शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं क्यों उनको आर्टिकल। दरअसल शिवपाल सिंह यादव के सहारे बीजेपी एक कोशिश भर कर रही है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव राजनीति में अब एक सीट से ज़्यादा के नेता नहीं है और मुझे इस बात पर भी शक होगा कि वो जसवंत नगर से अगर बीजेपी के साथ लड़ेंगे तब क्या नतीजा आएगा। हो सकता है कि उनका बेटा जब चुनाव लड़े तो उसके खिलाफ एक इस तरह का कैंडिडेट लड़ाया जाए। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि शिवपाल को आजमगढ़ से लड़ाया जाएगा, कोई शिवपाल को राज्यसभा से भेजना चाहता है, लेकिन बीजेपी इस पूरे गणित में क्या हासिल करेगी ये सबसे बड़ा चुनाव होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव तक बीजेपी अखिलेश की इस पूरी ताकत को जो इस पूरे चुनाव में उभर कर आई है, हालांकि ये हम पहले से इस बात को एनालाइज कर रहे थे कि मुसलमान और यादव वोट का कोई बंटवारा नहीं दिखा, तो वो हुआ भी नहीं है और इसी के चलते आज भी अखिलेश यादव 111 सीट के साथ पहुंचे हैं और उनके जो चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव उसमें बहुत ज़्यादा खेल करने की स्थिति में नहीं दिखाई देते। लेकिन बीजेपी चूंकि इमोशनल कार्ड चलना चाहती है, अपर्णा यादव के सहारे एक चल चुकी, ऐसे में वो शिवपाल सिंह यादव को लेकर कहां तक पहुंचेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे आज के लिए तो मैं इतना ही करूंगा क्योंकि शिवपाल सिंह यादव बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में आगे नहीं जाने वाले हैं राजनीति में। बीजेपी भले ही उनको सहारा 5 साल तक या अगले 2 साल तक मनोबल तोड़ के वो सोचे प्रसपा के साथ वो एक ऐसा गणित तैयार करे जिससे सत्ता, हालांकि बीजेपी के पास सत्ता आ चुकी है और 2024 में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनको कोई परेशानियां आज की तारीख में दिख रही, क्योंकि ये बदलती हैं। चुनाव तक बहुत सारे मुद्दे बदलेंगे। हो सकता है योगी 2.0 की सरकार अपने एजेंडे को इस तरह से पूरा करे कि लोग और ज़्यादा वोटों के साथ उनके साथ खड़े हो जाएं
और या बहुत सारी परेशानियों सरकार के सामने आ जाएं, तब जिस तरह यूक्रेन का युद्ध इस समय महंगाई को आपकी रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि जब आप जाएंगे तो बहुत सारी कहानियां लोगों से सुनेंगे, लेकिन फिर भी जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ है वो इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं कि इस समय महंगाई का बटन कम से कम सरकार के हाथ में तो नहीं है। तो ऐसे में ये समस्या कितनी बढ़ेगी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जो गणित है, जो दायरे हैं, जिस तरह से अचानक जयंत चौधरी सीन से गायब हो गए, हालांकि वो फिर 2024 के चुनाव से पहले आप देखेंगे शायद जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा कि छोटा चौधरी इस बार तय कर देगा भविष्य। बहुत सारी चीज़ें उस समय शुरू होंगी अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, चूँकि बीजेपी इस तरह के फीलर्स भी आपको मिलने शुरू हो गए, इस तरह की खबरें आपके पास आने लगी कि साहब छोटा चौधरी के भी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, चूँकि चुनाव में जनता के साथ जो रिश्ता इस सरकार ने कायम किया, उनको इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफ़ी काम भी करना पड़ेगा। तो उसकी तरफ मुझे लगता है कि योगी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव अगले कुछ दिन तक हेडलाइन हो सकते हैं, खबरों की हेडलाइन हो सकते हैं। बस बीजेपी में आने के बाद एक सीट से वो जीत कर उनका बेटा विधायक बन भी सकता है, और हो सकता है कि वो पार्टी में जो है बीजेपी की पार्टी में भी वो बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे। इस पर भी मुझे शक है। ये कहानी ऐसी है कि शिवपाल सिंह यादव को वक्त रहते हुए राजनीतिक गणित को समझ लेना चाहिए था और पुनर्मुस्कोभव की स्थिति में नहीं जाना चाहिए था। या तो उनको रिश्ते बनाए रखने चाहिए थे और या फिर उन पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तानी राजनीति का ये हम लोग बार बार एक परिवार सागा देखते हैं, तो उसी का एक हिस्सा ये है। आगे कल फिर मिलते हैं। अगर आपको पसंद आए आप लाइक कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अब इसके बाद ये तो सब चीज़ें चलती रहेंगी। रोज़ के बरोज़ मैं कोशिश करूँगा आपके साथ जुड़ूँ, साथ ही साथ हम अलग अलग इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। और उसके बाद गुजरात फाइल तो खुल ही जानी है, क्योंकि अब तमाम लोगों के लिए अब नहीं मरा तो इस बार मरेगा के अंदाज में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाई देंगे जो अब गुजरात में जाकर इस बार हैरानी मुझे थोड़ा होगी, वो आम आदमी पार्टी को जिताने पर लगेंगे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस को अभी बहुत सारे भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैंने चूँकि पिछली बार पूरा चुनाव कवर किया था, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट हो और पॉलिटिकली वो देखना चाहते हो तो वो मेरी पुरानी तमाम पोस्ट को पढ़ें तो उनको एक अलग मिलेगा। हालांकि इस पर एक पब्लिशर्स किताब भी ला रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उस किताब का प्रूफ कर दूं, तो वो 3 किताबें शायद वो लाना चाहते हैं। इस पर से उन्होंने फ़ोटो ये सब मेरे लेख आर्टिकल अपने आप डाउनलोड तो किए हैं। मुझे समय मिला तो मैं भी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।